कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों आज का वीडियो हम देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है बलूचिस्तान की जिला वतनी वजीरे आजम नाइला कादरी ने भारत में इंकशाफ कर दिया और पाकिस्तान के बारे में हकीकत बता दी। क्या हकीकत बता दी वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और जो ये नाइला कादरी जी हैं, क्या ये भारत में रहती हैं? पाकिस्तान से कैसे ये भारत गई, उसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो ये ब्लैकआउट है मीडिया का। बलूचिस्तान का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है ह्यूमन राइट वायलेशन जो लगातार पाकिस्तान कई सालों से वहां पर कर रहा है। क्या है सूरत हाल बलूचिस्तान की? हमारे साथ पीएम गवर्नर एक्साइल बलूचिस्तान की नाइला कादरी बलोच हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहां पर दिल्ली में मौजूद हैं। मैडम, आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? पिछले इतने सालों से जो वहां पर पाकिस्तान कर रहा है, दुनिया तक जो सही तस्वीर है वो क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए, दो रीजंस हैं। एक तो ये कि दुनिया तक आवाज़ तो पहुंच रही है और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये सब कुछ छुपाया नहीं जा सकता जो वो हमारे साथ कर रहे हैं। यानी जब बलूचों के घर जल रहे हैं, गांव जल रहे हैं, बाग जल रहे हैं और जिंदा जलाया जा रहा है हमें, तो वो सब तो सर्वेलेंस में तो उनके आता है, उन्हें पता है। दूसरी एक रीज़न ये है कि थिक वॉल है, थिक ब्लैकआउट है मीडिया का। मीडिया को इजाज़त नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ जा नहीं सकता। पाकिस्तानी मीडिया आर्मी के कंट्रोल में है पाकिस्तानी, और जो बलूच मीडिया है, बलूच जर्नलिस्टों का तो उन्होंने कत्लेआम किया है। बलूच जर्नलिस्ट, बलूच राइटर, बलूच आर्टिस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कोई भी मिले उन्हें वो उसका मर्डर कर देते हैं। तो बलूच जो जिस हालत में है इस वक्त, वो जेनोसाइड है। बलोच होना जुर्म है। आप बलोच हैं इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को ये लाइसेंस हासिल है कि वो आपको कत्ल करे, आपके दिल जिगर आंखें निकाल कर बेचे, आपकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाए, बलात्कार करे, रेप करे, आपके घर लूटे, आपकी दौलत लूटे, और उसको एक लाइसेंस मिला हुआ है बलूच को कत्ल करने का। तो हालत बहुत ख़राब है, बलूचिस्तान बहुत दुखी है और आग जल रही है, सिविल वॉर है, जेनोसाइड है, जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उन पर हमें नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया खामोश कैसे है। जिस लेवल पे हमें मारा जा रहा है, आप कोसोवो के 2 मिलियन लोग एक मुल्क बना चुके हैं जेनोसाइड के नाम पर, क्योंकि वो कुछ जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं शायद उनके इंटरेस्ट में है। लेकिन बलूचिस्तान के 60 मिलियन लोग, 60 मिलियन लोग जेनोसाइड के हाथों दरबदर हैं, लेकिन हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठती। हम दुनिया की सबसे बड़ी कौम हैं जो विदाउट कंट्री है। एक मुल्क के बगैर दुनिया की सबसे बड़ी कौम जो इस वक्त जी रही है वो बलूच है। हम जो खबरें देखते हैं, हम जो आए दिन खबरें पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं मीडिया में वहाँ पे, जैसे कि आपने बताया कि एक आयरन वॉल है जिसको क्रॉस करके बहुत सी खबरें दुनिया तक नहीं पहुँच पाती। तो असल तस्वीर क्या है? पाकिस्तानी आर्मी पर जो एलिगेशन लगते हैं, क्या पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर करती है आए दिन? वही जो मैं बता रही हूँ, पाकिस्तान की जो आर्मी है, आपने कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा कि 30 मिलियन बंगालियों का जिन्होंने कत्लेआम किया, जिन्होंने 3 से 5 मिलियन बंगाली खवातीन के, औरतों के जो रिकॉर्ड आ रहे हैं कि उनका रेप किया इन्होंने, और 1 लाख बच्चे आउट ऑफ रेप पैदा हुए। आप एक मुल्क को, एक कौम को एक गम में और एक तकलीफ में डाल दें। बलूचिस्तान में तो जो ये कर रहे हैं उससे बढ़कर कर रहे हैं। यहाँ पर तो वो हमें काट रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं। 60,000 बलूच उठाकर ले गए हैं जिनका कोई वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, और उसमें बच्चे और उसमें औरतें हैं। 7 दिन की बच्ची भी ये उठाकर ले गए हैं। आप कोई एट्रॉसिटी ऐसी है जो आप सोच नहीं सकते। और अब जो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है वो ऑर्गन हार्वेस्टिंग का काम है। बलोचों की बॉडीज मिली हैं जिनमें से ऑर्गन्स निकले हुए थे, और जब इस पर शोर मचा तो अब इन्होंने बॉडीज देनी बंद कर दी हैं, लाकर पूरी उसके साथ, या तो वो मास ग्रेव्स में हैं या इनके सीक्रेट्स वो हैं गड़े हैं जहाँ, और या फिर ऐसे ग्रेवयार्ड्स हैं जहाँ लाकर उन्हें दफनाया जाता है और उन पर एसिड डाल देते हैं ताकि पता ना चले कि ये किसकी बॉडी है और इसके साथ क्या हुआ। आप निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जो पाकिस्तानी एक हॉस्पिटल है, उसकी छत पर 500
बलोचों की लाशें मिली हैं, और वो उनमें औरतें भी हैं, और उनके ऐसे जान सीने चिरे हुए थे जिसमें से ऑर्गन्स निकाले हुए थे। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे हो रखे हैं, उनको आईएमएफ से लोन अभी हाल ही में एक किश्त उनको मिली है। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस पहले से ही पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का आम नागरिक जो मेन शहरों में रहता है वो भी परेशान है। तो ऐसे में जो बलूचिस्तान का इलाका है, तरक्की तो दूर की बात है, वहां पे इस माहौल में वहां पर किस तरह लोग गुजर बसर कर रहे हैं, जब पाकिस्तान अपने आप में ही एक क्राइसिस से गुजर रहा है? देखिए, पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो तो बहुत पहले से ओवरड्यू है। जो पाकिस्तान बनाया गया एक लेबोरेटरी के अंदर, एक आर्टिफिशियल मुल्क है, ये कोई नेचुरल वो तो है नहीं। इसको इसलिए नहीं बनाया गया कि ये एक मुल्क होता, ये बनाया गया है कि आर्मी का एक जो ग्रुप है, जो किराए के फौजी हैं, जो कहीं जाकर भी किसी भी सिविल पॉपुलेशन को तबाह कर सकते हैं। तो वो जिस मुल्क की कोई जो बेसिक आपको जो इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं किसी मुल्क के लिए, वो तो है ही नहीं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, आर्मी। उनकी जो पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मीडिया है, गवर्नेंस सारी की सारी वो तो आर्मी करती है। आर्मी ने पपेट्स रखे हुए हैं। तो उनका जो अपना मुल्क है वो अगर चल रहा है तो लूट मार पे चल रहा है। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज लूटते हैं, पश्तून जो इलाका है उसके रिसोर्सेज लूटते हैं, सिंधु देश के रिसोर्सेज लूटते हैं। और इस लूट मार के अलावा अफगानिस्तान में जो इन्होंने 40 साल कत्लेआम किया अफगानों का, उनके बाग जलाए, उनके घर जलाए और उनकी जिंदगियां बर्बाद की, और उस पर जो इन्होंने दुनिया से दौलत लूटी नेटो मुल्कों से, ये तो इसी चीज पर, लूट मार पर पल रहे हैं। तो अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी वजह यह है कि इनका जो बिजनेस है, इनका बिजनेस है कत्लेआम, इनका बिजनेस है किराए की जंग। तो अफगानिस्तान में किराए की जंग जो है वो, उसमें अब इनका वो रोल नहीं है डायरेक्ट। इसके बाद ये गए यमन की जंग में किराए के फौजी बने। तो अब कोई ऐसी जंग इनको नजर नहीं आ रही। यूक्रेन की जंग में इन्होंने बहुत कोशिश की कि इन्हें कोई रोल मिल जाए, मगर इनको कोई रोल नहीं मिला। तो अब इनके पास धंधा कोई नहीं है। तो जो इनका बिजनेस है किराए के कत्ल करने का, जब वो धंधा मंदा पड़ गया है तो जाहिर है कि इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब है। अब इसमें जो पाकिस्तानी आम लोग हैं वो ये चीज अच्छे से जानते हैं कि जो पाकिस्तान के जनरल हैं, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने तो बाहर के मुल्कों में अपने लिए प्रॉपर्टीज बना ली हैं, अपनी फैमिली सेटल कर दी हैं। वो तो भाग जाएंगे। ये जो यहाँ पर रह जाएंगे, इनका क्या बनेगा? क्योंकि ये जो चूल्हा जलाते हैं तो इन्हें इसका पता है कि हम जिस चूल्हे पर अपनी रोटी बनाते हैं वो बलोच के खून से बनी है। जो गैस बलूचिस्तान से ये चोरी करके लाते हैं, इससे इनके चूल्हे जलते हैं। जो गैस ये बलूचिस्तान से चोरी करके लाते हैं उसकी ये बिजली बनाते हैं। ये पश्तूनों का कत्लेआम करके वहां से बिजली चोरी करके लाते हैं। ये सिंधु देश का कत्लेआम करते हैं, इनका रेवेन्यू जहां से जनरेट होता है। ये सब चोरी और डाके के ऊपर जो आपकी इकोनॉमी चल रही है उसमें हिस्सेदार हो तुम। तो जो पाकिस्तान के आम लोग हैं हमारे कत्लेआम में तो शरीक हैं, वो तो इसके बेनिफिशरीज हैं, वो इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर हम बात करें मैडम की, लगातार हम ये देखते आए हैं और ये साबित भी हो चुका है कि पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री चलाता है, आतंकवादियों को पैदा करता है, उनको ट्रेन करता है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जरिए हमने देखा कि भारत में भी कई बार हमले हुए, 26/11 मुंबई हमला भी हुआ है और हाल ही में कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं। कश्मीर में लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश लगातार जारी रहती है। तो ऐसे में जो टेरर फैक्ट्री वहां पर चल रही है उसको लेकर क्या बलूचिस्तान पर भी उसका इम्पैक्ट होता है? जाहिर है बलूचिस्तान तो उसका सबसे पहला विक्टिम है ना। बलूचिस्तान पर तो वो इम्प्यूनिटी के साथ कर रहा है। ये जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है, आप देखिए कि बांग्लादेश में इन्होंने जो कुछ किया उसकी इन्हें कोई सजा नहीं दी गई। जो वॉर क्रिमिनल्स थे, रेपिस्ट थे, उनको हार पहना के भारत ने भेज दिया पाकिस्तान और वो हम पे छोड़ दिए गए। तो इनको तो आदत है कि ये जो कुछ करें, जराइम करें इंसानियत के खिलाफ, उस पर इनको कोई पूछता नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं हुई। तो इनका ख्याल है कि अब भी नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। इनको एक एक वॉर क्राइम जो इन्होंने बलूचिस्तान में किया उसका जवाब इंटरनेशनल कोर्ट में इनको देना पड़ेगा। इनके एक एक नामों के साथ वहां पर केस और ये समझते हैं कि ये जाकर कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में सेटल हो जाएंगे तो ये छूट जाएंगे।
ये वहां पर इनको घेर कर जो है इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे बलोच, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो कुछ ये भारत में कर रहे हैं, ये बांग्लादेश में कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान में कर रहे हैं, ये ईरान में कर रहे हैं, हत्ता कि ये चीन में कर रहे हैं। ये जिसको अपना दोस्त कहते हैं, ये उनके मुल्कों में जाकर भी आतंक फैलाते हैं। तो कश्मीर में तो आप देख रहे हो कि जो कश्मीर की सिविल सोसाइटी है उसको मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश और एक दूसरे से लड़ाने की जो इन्होंने कोशिश की। कश्मीर का ये जहां दावा करते हैं, बलोच के पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया था। ये तो बाद में जो टुकड़ा इन्होंने लिया, ये इन्होंने कबाइलियों के भेस में जो पाकिस्तान की फौज थी घुस के उन्होंने जो एक टुकड़ा लिया, उसका जो इन्होंने हशर किया हुआ है। आपकी तरफ के जो कश्मीरी हैं उन्हें कितनी इन्फॉर्मेशन है इसकी हमें नहीं पता, लेकिन जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से कश्मीरी इन्होंने निकाल दिए हैं। कश्मीरी पाकिस्तान के होटलों में बर्तन धो रहे हैं, बहुत लो पेड मजदूरियां कर रहे हैं, और कश्मीर से उन्हें निकालकर कश्मीर में इन्होंने पंजाबियों को सेटल कर दिया है, उन्हें कश्मीर की आईडीज दे दी हैं, और वहां से मिनरल्स लूट रहे हैं, पानी के रुख बदल रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, और वहां पर इन्होंने जो टेररिस्ट गैंग्स हैं उनको इम्प्लांट किया हुआ है। तो कश्मीर को तो इन्होंने जहन्नम बना के, नर्क बना के रखा हुआ है। तो यहाँ के कश्मीरियों को मुझे नहीं पता कि कितनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम तो वहाँ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमें तो वहाँ का पता है कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने कश्मीर का एक कार्ड बनाया हुआ है जिस पर ये एक लूटमार मचाई हुई है इन्होंने। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये लूटमार ना करें। जो इनके कंट्रोल में जो जगह आती है या वहां से सिर्फ लूटमार करते हैं। हमने मैम ये भी देखा है कि बहुत सी ऐसी आवाजें हैं को रात को नींद नहीं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें नाइला कादरी जो है वो बात कर रही हैं बलूचिस्तान से रिगार्डिंगली कि वहाँ के जो लोग हैं उनको वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो उनके राइट्स बनते हैं। इवन दो कि बलूचिस्तान के जो लोग बलूचिस्तान में रहते हैं उन लोगों को वो राइट्स नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, क्योंकि देखें वहाँ पर हम गैस वगैरह बलूचिस्तान से आती है, और बलूचिस्तान कहते हैं कि अगर उसको जब खोदा जाए ना तो बलूचिस्तान से आपको काफी कुछ खजाने मिल सकते हैं। आप एक बात सोचें, बलूचिस्तान का जो लिंक है, उसका बॉर्डर जो लगता है वो किससे लगता है? उसका बॉर्डर लगता है ईरान से। अरब कंट्रीज स्टार्ट हो जाती है। अब देखें कि बलूचिस्तान जब उसके साथ वाली कंट्री में इतना कुछ है कि वो चाहे तो अमीर है, ऑलमोस्ट अमीर है, तो बलूचिस्तान भी एक तरह से अमीर हो सकता है बल्कि। लेकिन क्या है, यहाँ पे पैसा नहीं लगाया जाता, इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है, डेवलपमेंट नहीं की जा रही है, और जो वहाँ के खास लोग हैं रहते हैं मुकामी, उनको वो बेसिक राइट्स नहीं मिले जा रहे। हम गैस यूज कर रहे हैं, हम बिजली यूज कर रहे हैं, शहरों में हर चीज अवेलेबल है, लेकिन जिस शहर से गैस आती है क्या उनको वो सारी सहूलतें मिल रही हैं? हम मछली और अप्रॉक्सीमेटली मछली का कारोबार होता है, पाकिस्तान से कितनी मछलियां जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती हैं, हमारे यहाँ पर भी लोग खाते हैं शहरी लोग, लेकिन क्या बलूचिस्तान के लोगों को वो राइट मिलते हैं? कहने का मतलब यह है कि काफी चीजें हैं जो यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं लोगों को। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि उन लोगों के राइट्स एटलीस्ट उनको दिए जाएं। पानी बलूचिस्तान में भरपूर है, बलूचिस्तान में इतना पानी है कि आपकी सोच है, क्योंकि समंदर है वहां पर, लेकिन फिर भी वहां के लोगों के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और आए दिन उनके ऊपर प्रोटेस्ट वो कर रहे होते हैं, और हमारे यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी मीडिया ये सब कुछ दिखाती ही नहीं है। अगर मीडिया ये सब कुछ दिखाती तो शायद मुझे भी पता होता कि हमारे, वो तो मुझे ट्विटर से पता चलता है कि हाँ ठीक है प्रोटेस्ट हो रहा है, तब जाकर फिर मैं सोचती हूँ यार मुझे पता होता मैं भी जाती, मैं अपनी रिकॉर्ड कर पाती। एनीवेज, तो यहाँ पर बलूचिस्तान की आप बात करें, कश्मीर की आप लोग बात करते हैं, मैं कहती हूँ हमारे यहाँ के जो कराची के लोग हैं उनको कौन से बेसिक राइट्स मिल रहे हैं?
पानी की गैलन्स पकड़ के हमारे यहाँ पर लोग घूम रहे हैं। जिनको कलम पकड़नी चाहिए, फाइल्स पकड़नी चाहिए, कारोबार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, वो लोग पानी की बॉटल्स उठा रहे होते हैं घर के लिए कि पानी यूज करना है घर में। ऐसी सिचुएशन है कि आपके यहाँ पर पानी की इतनी दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शहर इतना बड़ा, कराची की तकरीबन 70 to 80% जो जीडीपी पाकिस्तान की चल रही है वो इस वक्त पाकिस्तान कराची की वजह से चल रही है, क्योंकि पोर्ट यहाँ पर है, बिजनेस हब यहाँ पर है। उसके बावजूद भी कराची को वो फैसिलिटीज तो नहीं मिल रही, वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो अदर सिटीज को मिल रहा है, जैसे लाहौर को मिल रहा है, पिंडी को मिल रहा है, आप पेशावर को देखें उनको ये सब मिल रहा है। लेकिन कराची बलूचिस्तान के साथ लगता है, लेकिन फिर भी आप देखें कराची को भी वही राइट्स नहीं मिल पा रहे। पानी के लिए कराची तरस रहा, हालांकि कराची में समंदर है, फिर भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट को इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं हमारे यहाँ के लोगों की। और दूसरी बात ये है कि फिर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की और कश्मीर के लोगों की, तो हम तो हमारे यहाँ के लोग ही जो आम जो शहरी लोग हैं वही बेचारे यहाँ पर तरस रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन नो डाउट यार, जिनकी घरों के लोग उजड़ जाते हैं ना, उनको पता होता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कौन है जो लोग इन लोगों को अगवा कर लेते हैं और फिर उनको मिलते ही नहीं है वो लोग। तो आई थिंक कि वो लोग ही हैं जो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं और अपने राइट्स के लिए बात करते हैं, शायद ये वही लोग हैं। एनीवेज फ्रेंड्स, हम तो दुआ कर सकते हैं कि सब बेहतर हो पाकिस्तान के लोगों के लिए, स्पेशली कश्मीर, कराची और जो बलूचिस्तान है उन लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि मामला तब तक हल नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस नहीं करेगी, इसको डेवलप नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वहाँ पर गवादर साइड में आप देखें, वहाँ पर काफ़ी बिजनेस अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं स्मार्ट सिटीज़ के। तो अब देखते हैं कब होता है, क्योंकि जाहिर की बात है रेगिस्तान ही है एक तरह का, तो वहाँ पर घर बनाना बड़ा ही मुश्किल है, रहना बहुत मुश्किल है। जैसे आप यूएई में रहते हो सेम टू सेम वैसी लाइफस्टाइल। पानी, बिजली हमारे यहाँ पर आती नहीं है, तो वहाँ पर एसियाँ कौन चलाएगा? मुझे तो यही समझ नहीं आती। यूएई में तो एसी चल जाती है, ईरान में एसी चल जाती है, हमारे यहाँ पर बलूचिस्तान में एसी कौन चलाएगा? इतनी महंगी तो बिजली है यहाँ पर। तो खैर